हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद अंकिता। इस वीडियो में हम बात करेंगे किसान बिल 2020 की, जिसके लेके जो पंजाब और हरियाणा के किसान हैं वो काफ़ी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार जो बिल लेके आई जा रहे हैं इससे किसानों को फ़ायदा होगा या फिर नुकसान होगा। और साथ में जो केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल हैं उन्होंने भी अपने पद से इस्तीफ़ा दे दिया है, जो कि एनडीए के जो घटक हैं श्रोमणी अकाली दल से बिलोंग करती हैं, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है। तो हम जानेंगे कि आखिरकार ऐसी क्या बात है जो उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, आपको पता होगा जो एनडीए सरकार है उन्होंने क्या किया था, कुछ 3 ऑर्डिनेंस पास किए थे। ऑर्डिनेंस क्या होते हैं, जब भी जो लोकसभा और राज्यसभा सत्र में नहीं होते हैं, यानी कि जो सेशन में नहीं होते हैं, तब सरकार क्या करती है, अगर उन्हें कोई कानून बनाना होता है तो वो ऑर्डिनेंस लेके आती है प्रेसिडेंट के माध्यम से। आर्टिकल इसका होता है आर्टिकल 123 के जरिए ऑर्डिनेंस लाए जाते हैं। इससे क्या होता है कि ऑर्डिनेंस क्या बन जाता है, एक्ट बन जाता है, यानी कि कानून बन जाता है। बट ये कानून सिर्फ 6 महीनों के लिए वैलिड होता है, यानी कि अगर इसे आगे हमें कानून आगे कंटिन्यू करना है तो आपको इसके जो लोकसभा और राज्यसभा से पास करवाना जरूरी होता है। तो सरकार ने एक बार तो ऑर्डिनेंस ले आए थे। अब चल रहा है मानसून सत्र, यानी कि मानसून सेशन चल रहा है, तो सरकार वापस से लोकसभा में ये तीनों बिल पेश किए हैं इसे एक्ट बनाने के लिए। तो इस पर अब वोटिंग हो चुकी है। तो अब बात करते हैं कि आखिरकार इन बिल्स में ऐसा है क्या। तो अगर आपको एक बात और क्लियर कर देती हूँ कि अगर लोकसभा जब शुरू हो जाती है ऑर्डिनेंस के पास होने के बाद, तो जो सत्र होता है वहाँ से 6 हफ्तों के अंदर ही इन जो ऑर्डिनेंस है इन्हें पास करवाना जरूरी होता है। अगर ये पास नहीं होते 6 हफ्तों के अंदर तो फिर ऑर्डिनेंस ये समाप्त हो जाते हैं। तो 3 बिल्स लेके आ रही है सरकार। द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन बिल 2020, द फार्मर्स एग्रीमेंट ऑफ प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज बिल 2020 एंड द एसेंशियल कम्युनिटी एक्ट्स 2020 बिल लेके आए जा रहे हैं। तो अब बात करते हैं आखिरकार ये क्या मुद्दा है सारा। तो देखिए, सबसे पहले ये मुद्दा है द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स बिल का। सबसे पहले आपको एक बात और क्लियर कर देती हूँ कि देखिए, हमारे जो हमारा जो शेड्यूल है 7th शेड्यूल कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें हमारे क्या है 3 लिस्ट दी गई हैं। 3 लिस्ट दी गई हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। इन 3 स्टेट लिस्ट का मतलब क्या है कि कुछ विषय दिए गए हैं जिन पे कि अगर यूनियन लिस्ट की बात करें तो उस पर सिर्फ जो केंद्र सरकार है वही क्या कर सकती है, कानून बना सकती है। स्टेट लिस्ट की बात करें तो जो राज्य हैं हमारे, उनके पास कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स दिए गए हैं जो कि सिर्फ राज्य सरकार ही उन पे कानून बना सकती है। अगर हम कॉन्करेंट लिस्ट की बात करें तो इसमें जो यूनियन गवर्नमेंट है और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही कानून बना सकती है। बट अगर मान के चलिए किसी स्टेट गवर्नमेंट ने कानून बनाया और फिर यूनियन गवर्नमेंट ने भी उसी पे कानून बना दिया, तो किसका कानून चलेगा, तो चलेगा केंद्र सरकार का कानून, उस पर वैलिड होगा। सबसे पहले जो ये पॉइंट। तो अब देखिए, जो एग्रीकल्चर और मार्केट की अगर बात करते हैं तो ये हमारा आता है स्टेट लिस्ट में। एग्रीकल्चर मार्केट कहाँ पे आता है, स्टेट लिस्ट में। तो जो राज्य सरकार को कहना है कि अगर ये हमारे अंडर आते हैं तो आप इस पे बिल कैसे बना सकते हो, सबसे बड़ा तर्क तो यही निकला। तो अब इस पे सरकार का क्या कहना है, केंद्र सरकार का क्या कहना है कि हम इस पे बिल नहीं बना रहे हैं। हम तो जो ट्रेड एंड कॉमर्स है फूड आइटम्स में, जो कि कॉन्करेंट लिस्ट में आता है, हम उस पर बिल बना रहे हैं, ना कि एग्रीकल्चर पर बिल बना रहे हैं। तो आपका ये कहना गलत होगा कि हम अनकॉन्स्टिट्यूशनली गलत कर रहे हैं। तो कॉन्करेंट लिस्ट में हमारे पास ये राइट है कि हम इस पर बिल बना सकते हैं, कानून बना सकते हैं। सबसे पहले तो ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा। अब बात करते हैं कि इस बिल में आखिरकार ऐसा क्या है। अब देखिए, मान के चलिए एक किसान है, उसके पास कुछ ज़मीन है, वो अपने किसान जो मान के चलिए अब वो गेहूँ उगाता है अपनी ज़मीन पे, उसने गेहूँ उगाई, उसे हार्वेस्ट किया। अब क्या करेगा, उसे अपने जो फसल उगाई है उसे बेचनी है। तो जो स्टेट सरकार क्या होती है, जो राज्य सरकार क्या करती है, उस किसान को उसके जो गाँव के पास एक मंडी अलॉट कर देती है। अब किसान को क्या करना होता है, उसी मंडी में जाके अपना जो सामान है उसे बेचना होता है। तो अब जो सरकार जो बिल लेके आई है, सरकार इस बिल में क्या कहना है कि देखिए, अब किसान को जो मंडी के लिए बाध्य नहीं होना पड़ेगा। किसान चाहे वो किसी भी मंडी में जाके जहाँ पे उसे अच्छे दाम मिल रहे हैं वो वहाँ पे जाके अपनी फसल को बेच सकता है। यानी कि किसान अब होगा अपनी मर्जी का मालिक, और जिसको चाहेगा उसे अपना माल बेच सकेगा। जो बीच में बिचौलियों का रोल है वो ख़त्म हो जाएगा। इसमें किसान को कोई भी टैक्स वगैरह नहीं चुकाना पड़ेगा, कोर्ट कचहरी का भी कोई चक्कर नहीं होगा।
3 दिन के अंदर अंदर ही पेमेंट करना होगा और साथ में अगर कोई विवाद होता है तो उसका निपटारा भी तय समय में ही किया जाएगा। ठीक है, अब आप सोचोगे ये तो अच्छी बात है। मान के चलिए एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं इसको। हरियाणा में किसी किसान ने कुछ गेहूं की फसल उगाई, उसे यहाँ पे 1000 रुपये प्रति क्विंटल दाम मिल रहा है, जस्ट फॉर एग्जाम्पल। बट अगर हम वही राजस्थान की बात करें तो वहाँ पे उसे 2000 रुपये प्रति क्विंटल दाम मिल रहा है। तो उसका फसल किस में बेचने में फ़ायदा होगा? तो उसका फ़ायदा होगा राजस्थान में बेचने में। तो सरकार का ये कहना है कि अगर किसान राजस्थान जाके नहीं बेच सकता तो वो ऑनलाइन के जरिए भी बेच सकता है। कंपनियां उसके पास खुद आएंगी, उसका माल लेके जाएंगी और उसे पेमेंट करेंगी। तो आप सोच के देखिए, आप खुद से सोचिए, फ़ायदा किसको हुआ? फ़ायदा हुआ किसानों को फ़ायदा हुआ। बट फिर किसान ही इसका विरोध क्यों कर रहे हैं? देखिए, किसान विरोध नहीं कर रहे इस बात का। जो किसान के नाम पे जो बड़े बड़े जो बैठे हैं किसान बन के, जो जिसे हम जागीरदार बोलते हैं, वो इसका विरोध कर रहे हैं। वो किसानों को आगे भड़का रहे हैं। उनका क्या कहना है कि देखिए, जो सरकारें हैं वो आपकी मंडी नहीं छोड़ रही, तो उनकी आपकी मंडी नहीं बचेगी तो आप फसल कहाँ पे बेचोगे जाके? तो किसानों को ये समझाया जा रहा है। बट इसका सरकार का तर्क क्या कहना है केंद्र सरकार का कि हम मंडी नहीं ख़त्म कर रहे हैं, मंडी तो जैसे कि जैसे चलती थी वैसे ही चलेगी। हम तो किसान के पास, जो किसान हैं उनके पास ऑप्शंस क्रिएट कर रहे हैं ताकि वो कहीं पे जाके अपनी जो फसल है उसे बेच सकें, यानी कि उसे अच्छा दाम मिल सके। ये सरकार का कहना है। अब एक बात और क्लियर कर देते हैं सरकार की। अब हम बात और करते हैं इस एक्ट में, जो हमारा सेकंड एक्ट है, इसमें बात की गई है एमएसपी की। तो देखिए, एमएसपी क्या होता है? सबसे पहले आप एमएसपी को समझिए, यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस। आप किसान हैं, आपने कोई फसल उगाई। अब क्या होता है, कई बार एक फसल ज़्यादा मतलब पैदावार उसकी ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होते हैं, उसके मार्केट रेट उस फसल के बहुत कम हो जाते हैं। इसलिए सरकार क्या करती है, उस फसल पर सब पहली बुआई शुरू होने से पहले कुछ दाम तय कर देती है, यानी कि निश्चित दाम तय कर देती है कि चाहे कुछ भी हो जाए मार्केट में, हम इस फसल पे आपके इतने रुपए में आपकी ये फसल खरीद लेंगे, ताकि इससे क्या होता है, किसानों को मतलब कोई भी ज़्यादा नुकसान नहीं उठाना पड़ता है। तो जो बिचौलिए होते हैं, यानी कि जो मंडी में बिचौलिए होते हैं, वो क्या करते हैं, किसानों को जो एमएसपी से ज़्यादा प्राइसेस खरीद लेते हैं। अब इन किसानों को क्या समझाया जा रहा है कि देखिए, सरकार ने तो एमएसपी पर इस पर कोई जिक्र ही नहीं किया है। तो ये एक बात किसानों को समझाई जा रही है कि अब आपका देखिए, आपकी मंडी भी नहीं बचेगी, आपका जो एमएसपी था वो भी अब ख़त्म हो जाएगा। तो फिर आप करोगे क्या? आप तो कंगाल हो जाओगे। ये समझाया जा रहा है किसानों को। बट इसमें सरकार का तर्क क्या कहना है? खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पर ट्वीट आके किया था कि देखिए, जो एमएसपी है वो हम ख़त्म नहीं कर रहे हैं, एमएसपी वैसे का वैसा ही बना रहेगा। आपको जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है जैसे पहले मिलता था वैसे का वैसा ही मिलेगा। तो बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। थर्ड पॉइंट है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्या होता है? पहले समझिए कि अगर मान के चलिए आपके पास खेत है, आप तो शहर में जाके बस चुके हैं, आपके गांव में आपके पास खेत है। अब आप क्या करते, खुद जाके वहाँ पे खेती नहीं कर सकते, तो आप क्या करते हो, एक ठेका दे देते हो। ठेका मतलब आप किसी आदमी को कहते हो कि आप हमारे खेत में खेती करिए, जो फसल होती है आप उसे बेचिए, उस फसल में से जो हमारा हिस्सा है, यानी कि जो हमारी ज़मीन थी, आपने हमारी ज़मीन पे काम किया, हमें उसका हिस्सा दे दीजिए, बाकी हिस्सा आप रख लीजिए। सरकार क्या कहना चाह रही है इस बात में कि देखिए, अगर किसान के पास एक ज़मीन है तो किसान क्या कर सकता है, उस ज़मीन को जो बड़ी कंपनियां होती हैं, यानी कि जो प्राइवेट कंपनीज होती हैं, जो किसान है वो प्राइवेट कंपनीज को क्या कर सकता है, अपनी जो ज़मीन है वो दे सकता है किराए पे। जैसे हम एक दुकान किराए पे दे देते हैं, वैसे ही मान के चलिए एक आशीर्वाद कंपनी आटा है जो आटा बनाती है, वो क्या करेगी, किसानों से ज़मीन ले लेगी, उस पर जो गेहूँ है वो उगाएगी। अब इस पर फ़ायदा क्या होगा कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो क्या कर सकती है, जो ज़मीन है उस पर इन्वेस्टमेंट कर सकती है, यानी कि जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ सकती है इस बात से। तो अब देखिए, अब इसमें किसानों को क्या समझाया जा रहा है? किसानों को समझाया जा रहा है, देखिए आपके पास तो मंडी भी नहीं बची, आपके पास एमएसपी भी नहीं बचा, अब आपके पास ज़मीन भी नहीं बचेगी, फिर आप जाओगे काम पे। ये बात किसानों को समझाई जा रही है। और किसानों का इस पर एक तर्क और भी है। आपको पता होगा, अगर गुजरात में पेप्सिको की बात करें तो पेप्सिको ने भी कुछ ऐसा ही किया था, किसानों पे क्या कर दिया था, मुद्दा जो केस था किसानों पे केस ठोक दिया था। और साथ में एक बात और क्लियर कर दूं, किसानों का कहना यह है कि मान के चलिए कोई विवाद होता है तो जो बड़ी बड़ी कंपनियां, एक किसान, मामूली किसान इतनी बड़ी बड़ी कंपनियों से कैसे लड़ेगा, वो तो इन कंपनियों के सामने टिक भी नहीं पाएगा। ये बात कहना है किसान का। तो एक और बात कर लेते हैं चौथी एक्ट की। तो उसमें देखिए नाम दिया गया है हमारा
जो हमारा असेंशियल कम्युनिटी एक्ट है, असेंशियल कम्युनिटी एक्ट मतलब अगर आपको याद हो, जब कोरोना वायरस पैंडेमिक शुरू हुआ था तब जो मास्क वगैरह थे, मास्क थे, सैनिटाइज़र थे, लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया था, उसको इकट्ठा करना शुरू कर दिया था और उसे हायर प्राइसेस पे बेचने लगे थे। तब सरकार ने क्या कहा था कि जो मास्क हैं उन्हें क्या कर दिया था, एसेंशियल कम्युनिटी में डाल दिया गया था, यानी कि ये जरूरी कम्युनिटीज़ हैं और आप इसका स्टोरेज नहीं कर सकते हैं। इससे क्या हुआ था, जो 100 रुपये मास्क बिक रहे थे वो फिर से क्या हो गए, 10-10 रुपये में मास्क बिकने लग गए हैं। अब सरकार ने फिर से उन्हें एसेंशियल कम्युनिटी एक्ट से रिमूव कर दिया गया है। तो अब देखिए इस पर जो कहना है सरकार का कि जो पेरिशेबल आइटम्स होती हैं, पेरिशेबल आइटम्स का मतलब क्या होता है कि जो आइटम्स क्या होती हैं जल्दी ख़राब हो जाती हैं। जैसे एग्जांपल की बात करें, टमाटर हो गया, पालक वगैरह हो गई, ये आइटम्स क्या होते हैं जल्दी ही ख़राब हो जाती हैं। तो अगर इनके दाम पे 100% की अगर बढ़त होती है, मान के चलिए एक साल में इनके दाम, अगर मान के चलिए टमाटर 10 रुपये किलो बिक रहे थे और वही टमाटर अब 20 रुपये किलो बिकने लगे, तो सरकार इन्हें क्या कर देगी, एसेंशियल कम्युनिटी एक्ट में डाल देगी ताकि इसकी जो स्टोरेज है वो ज़्यादा ना हो सके और जो इसके प्राइसेस हैं वो फिर से नॉर्मल में आ जाएं। जब इसके प्राइसेस नॉर्मल में आ जाएंगे तो सरकार इन्हें फिर से एसेंशियल कम्युनिटी एक्ट में वापस से हटा लेगी। और एक बात और मान के चलिए, जो नॉन पेरिशेबल आइटम्स होते हैं, नॉन पेरिशेबल आइटम्स का मतलब क्या होता है कि जैसे अनियन है, यानी कि जो प्याज होते हैं तो जो ख़राब नहीं होते जल्दी, अगर उनकी कीमत में 50% इफाजा होता है तब हम इन्हें एसेंशियल कम्युनिटी एक्ट में डाल देंगे। अगर फिर से प्राइसेस नॉर्मल हो जाते हैं तो फिर से हम इन्हें एसेंशियल कम्युनिटी एक्ट से वापस निकाल लेंगे। ये बात कहनी है सरकार की। तो अब देखिए, अब फार्मर्स हैप्पी क्यों हैं? तो फार्मर्स हैप्पी क्यों हैं कि फार्मर्स कह रहे हैं कि एक तो आप क्या कर रहे हो, मिनिमम सपोर्ट प्राइस को हटा रहे हो, और साथ में अगर हम जो बिग कॉर्पोरेट्स हैं, यानी कि जो बड़े बड़े प्राइवेट कंपनीज हैं, हम उनकी मर्जी पर ही रह जाएंगे, यानी कि उनकी दया पर रह जाएंगे, हमें उनके अधीन हो जाएंगे। तो अब इसमें गवर्नमेंट का क्या कहना है? तो गवर्नमेंट का कहना है कि जो हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं नरेंद्र सिंह तोमर, उन्होंने कहा है कि वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस को कंटिन्यू कर रहे हैं, वो हटा नहीं रहे मिनिमम सपोर्ट प्राइस को, जिससे कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा किसानों पे, बल्कि ये किसानों का फ़ायदा ही करेगा। तब लास्ट में एक फिर से क्वेश्चन बचता है कि आखिरकार फिर अगर ये बिल अच्छे हैं तो फिर जो केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल थे उन्होंने इस्तीफा क्यों दे दिया अपने पद से? तो मैं आपको सिर्फ इसका एक ही जवाब देना चाहूँगी। अगर पंजाब की पॉलिटिक्स आपको पता है तो श्रोमणी अकाली दल काफ़ी टाइम से पंजाब में एक्टिव है, बहुत पुरानी पार्टी है ये पंजाब में, और जो पंजाब का व्यापार का हिस्सा है, यानी जो बिज़नेस है पंजाब में, वो किसके अंडर आता है? बादल परिवार के अंडर आता है। तो इससे आगे मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगी आपको, आप समझ ही गए होंगे। तो आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ लोगों को जागरूक करिए इसके बारे में, लोगों को समझाइए, क्योंकि ये क्या बहुत राष्ट्रीय बड़ा मुद्दा बन सकता है, जो सारे हमारे देश के जो किसान हैं वो इकट्ठे हो सकते हैं प्रोटेस्ट करने के लिए। तो आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। PDF चाहिए तो ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल स्टडी विद अंकिता। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। टेक केयर एंड बाय बाय।